वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आइसोटॉप्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास ऑफ नंबर। ओके, तो मतलब हमने क्या देखा है कि जो नेचर जो होता है उसमें हम देखते हैं कि जो एक ही एलिमेंट जो होते हैं उसके जो हम देखते हैं कि बहुत तरीके के क्या मतलब उसमें क्या है कि एटम्स मिलते हैं। ओके, जब हम देखते हैं कि एक ही एलिमेंट जो है उसके जो मतलब जो एटम्स जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं, तो उसको हमने कैसे पहचाना कि वो एटम्स जो है वो अलग अलग तरह के। तो हमने देखा कि उसके अंदर क्या है कि उन एटम्स के अंदर क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो मास नंबर जो होता है उन एटम्स का वो क्या है डिफरेंट है। कहने का मतलब ये हो गया कि उनका मतलब जो एटम्स जो है उनके अंदर क्या है प्रोटॉन का नंबर तो इक्वल है, लेकिन उसके अंदर उसका जो मास नंबर जो है उन एटम्स का वो क्या है डिफरेंट होता है। ओके, तो अब हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। ये मतलब ओके एक एलिमेंट है और इसकी 3 एटॉमिक स्पीशीज है, मतलब इसके 3 तरह के एटम्स जो है वो हमें नेचर के अंदर मिलते हैं। उनके नाम क्या है, प्रोटियम है जिसका सिंबल है 1H1, फिर ड्यूटेरियम है जिसका सिंबल है 1H2 और इसको डी से डिनोट करते हैं, और तीसरा इसका एटम है ट्राइटियम जिसको हम लिखते हैं 1H3 और इसको टी से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम इन तीनों के अंदर देखते हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर्स जो है तीनों का क्या है 1 है। तो आप देखेंगे कि जैसे 1H1 लेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। ओके, इसमें भी एटॉमिक नंबर कितना है 1 और इसका भी एटॉमिक नंबर है 1, लेकिन जब आप मास नंबर देखेंगे तो ये जो मास नंबर है इसका है 1, इसका है 2 और इसका है 3। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका जो है तीनों का क्या है एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर्स जो है वो तीनों के अलग अलग है, जो क्या है 1 2 3। ओके, इसी तरीके से आप कार्बन को एग्जांपल करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन जो है मतलब एलिमेंट एक है। ओके, लेकिन इसके जो एटम की स्पीशीज जो है वो कितनी है, 2 है। मतलब जो कार्बन का जो मतलब एक एटम जो है उसका सिंबल है C6C12। ओके, और दूसरा जो कार्बन का एटम है उसका सिंबल है 6C14। तो आप दोनों के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर भी जो एटॉमिक नंबर है दोनों एटम के कार्बन के उसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 12 है और सॉरी इसका मास नंबर 12 है और इसका जो मास नंबर है वो 14। ओके, इसी तरीके से क्लोरीन के दोनों एटम की जब आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि क्लोरीन का जो ये एटम जो है इसका भी मतलब एटॉमिक नंबर 17 है और इसका भी 17 है, लेकिन इसका मास नंबर कितना है 35 और इसका कितना है 37 है। ओके, on the basis of 3 examples, isotope are defined as the atom of same element having the same atomic number but different mass number. Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. मतलब अभी हमने सिर्फ इसको समझा है कि मतलब जो एक ही एलिमेंट जो होता है वो क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, मतलब उसके क्या होते हैं मतलब एटम्स होते हैं। ओके, उन एटम्स में क्या होता है मतलब उनके जो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी के बेस पे हमने क्या डेफिनेशन बनाई है आइसोटोप की, कि हम आइसोटोप को जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसमें कि उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक ही एलिमेंट होता है उसके जो होते हैं मतलब एक ही एलिमेंट के सेम मतलब एटम्स जो होते हैं एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम, जिसके अंदर क्या होगा कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर्स जो होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं आइसोटॉप कहते हैं। ओके, ये इसका डेफिनेशन है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटोप हो गए, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम एंड तीसरा ट्राइटियम। कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है 1 है, मतलब कहने का मतलब, लेकिन इन तीनों का मास नंबर जो है वो अलग अलग है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, जबकि ये एक ही एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक ही एलिमेंट के क्या है डिफरेंट एटम्स हैं, इसी को हम बोलते हैं आइसोटॉप। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है, आइसोटॉप की प्रॉपर्टी बताई गई है यहाँ पे, क्लियर। तो आप ये देख लेते हैं, मैनी एलिमेंट कंसिस्ट है मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप, जो एक ही मतलब बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं
उसका वो क्या होते हैं, कहने का मतलब क्या होते हैं, उसके अंदर आइसोटॉप का मिक्सचर होता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है उसके अंदर अलग अलग तरह के मतलब हाइड्रोजन के आइसोटॉप हो गए। ओके, तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है, इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो आइसोटॉप के मिक्सचर से बने होते हैं। मतलब जैसे क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, मतलब इसके अलावा बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर वो अलग अलग मतलब एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, अलग अलग आइसोटॉप होते हैं। क्लियर। अब दूसरी है कि ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंसेस, मतलब हर मतलब एक जो एलिमेंट होते हैं उसके जो आइसोटॉप होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस, किसके प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, जो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है। ओके, उसको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। ओके, और आइसोटॉप भी एक प्योर सब्सटेंसेस में कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के जो एलिमेंट होते हैं ना उसी के से मिलकर बनते हैं। क्लियर। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, मतलब जो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग होती है, मतलब सॉरी सिमिलर होती है, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि मतलब यदि एक आइसोटॉप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो दूसरा आइसोटॉप भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सेम ही कंपाउंड बनाएगा, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सपोज उनका मेल्टिंग पॉइंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट है, वो सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इवोपरेशन, इस तरह का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कंसिडर किए जाते हैं। अब ये हो गया इसकी, ये यहाँ पे जो है ये आइसोटॉप की प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर कंसिडर, मतलब ये जो पैराग्राफ में से मतलब क्या क्वेश्चन बनेगा कि आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज क्या है, आइसोटॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स विथ मासेस 35U एंड 37U इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब जो क्लोरीन, हम देखा कि जो क्लोरीन के कितने आइसोटॉप है, दो आइसोटॉप है, और एक क्लोरीन का मास कितना, मतलब जो एक आइसोटॉप होता है उसका मास 35 है और दूसरे का 37 है। क्लियर। और उनका जो रेशियो जो होता है वो नेचर के अंदर 3:1 के रेशियो में मिलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस आइसोटॉप का मास कितना है, 35 है, वो नेचर के अंदर 75% है उनकी मात्रा। ओके, लेकिन जिस क्लोरीन आइसोटॉप का मास कितना है, 37 है, वो नेचर के अंदर कितने परसेंट है, 25% है। जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो कितने का आएगा, 3:1 का रेशियो आएगा। तो मतलब नेचर के अंदर ये 3:1 के रेशियो के अंदर मिलते हैं, कहने का मतलब इसके अंदर। ओके, तो एक एक पॉइंट जो है आपको एनसीईआरटी की बुक में से अच्छे से करना होता है। Obviously the questions arises what should we take as the mass of chlorine atom, let us find us। तो मतलब अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो क्लोरीन का जो मास जो होता है वो कितना होता है, 35.5। तो वो कैसे मतलब आएगा, मतलब ओके, जबकि यहाँ पे जो क्लोरीन के आइसोटॉप जो होते हैं उसका एक का 35 है, एक का 37 है, लेकिन जो क्लोरीन का जो एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 35.5। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये बताया गया है कि the mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of the element। तो मतलब एक तो ये होता है, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट जो होते हैं नेचर के अंदर उसका मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। तो मतलब वो जो एलिमेंट होते हैं ना, तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं तो उसका जो मास जो होता है उसका हम क्या कर लेते हैं, सारे एटम का जो मास होता है वो टोटल कर लेते हैं, फिर उसका क्या निकाल लेते हैं, एवरेज करके हम क्या निकालते हैं, उस एलिमेंट के मतलब उस मतलब मास कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब होता है कि एलिमेंट के जितने भी अलग अलग तरह के एटम होते हैं तो उनका मास आप निकालेंगे हर एटम का, और फिर उसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करके एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जैसे आइसोटॉप, कुछ एलिमेंट तो होते हैं कि वो उनका क्या अब आइसोटॉप होते हैं और किसी के नहीं होते हैं, तो उसके लिए ये दो मेथड बताए हैं, तो उसको हम देखते हैं अब यहाँ पे। If an element has no isotope, then the mass of an atom would be the same as the sum of proton and neutrons in it। मतलब यदि किसी एलिमेंट के आइसोटॉप नहीं है तो उस एलिमेंट का हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो इसका ये तरीका है कि यदि किसी एलिमेंट के आइसोटॉप नहीं है सपोज, तो उस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है उसको आप क्या कर देंगे,
टोटल करके उसका क्या निकाल देंगे, एटॉमिक मास जो है उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये एक इसका मेथड है। इसमें कैसे करते हैं, जैसे सपोज आपको मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। तो मैग्नीशियम सपोज कोई आइसोटॉपिक की फॉर्म में नहीं है, तो मैग्नीशियम के अंदर कितने प्रोटॉन हो गए हैं, 12, और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे उसके अंदर, 12 होंगे। तो जब आप 12 और 12 को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका आंसर 24 आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन तो यही हुई कि जब एलिमेंट के आइसोटॉप नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब मतलब उस एलिमेंट के क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। ओके, मतलब आइसोटॉप होने का मतलब उस एलिमेंट के अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। तो if an element occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated. तो यदि किसी एलिमेंट के क्या है, आइसोटॉप है, तो हमें क्या देखना पड़ता है कि नेचर के अंदर वो जो आइसोटॉप है उसका परसेंटेज कितना है, और परसेंटेज होने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर उसका एवरेज मास जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे बताया था कि जो क्लोरीन जो होता है वो नेचर के अंदर कितने परसेंट होता है, 75% होता है क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के दो आइसोटॉप है ना, एक तो 75% रहता है और एक जो होता है वो 25% के अंदर नेचर के अंदर होता है। ओके, तो अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसकी, जो 75% वाला जो है उसका एटॉमिक मास कितना है, 35 है, और जो 25% क्लोरीन का आइसोटॉप है उसका एटॉमिक मास कितना है, 37 है। ओके, तो उन दोनों की इस कैलकुलेशन को, इस जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 105/4, और जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका आएगा 37.4। फिर दोनों को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और टोटल करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 142/4, और इसका जब हम आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.u। तो मतलब जो क्लोरीन जो होता है उसका जो एटॉमिक मास जो होता है, वो कहने का मतलब ये हो गया कि उनकी जो दोनों आइसोटॉपिक फॉर्म्स जो होती है उसका क्या करेंगे, वो सबसे पहले कितनी परसेंटेज के अंदर अवेलेबल है। ओके, फिर उनको एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों को सेम ही प्रोसेस करेंगे, और फिर दोनों को इस तरीके से कैलकुलेट करके फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को क्या कर देंगे, प्लस करके आप उस एलिमेंट का क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक मास निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो 35.5 यू जो आया है वो क्लोरीन के क्लोरीन के एक एटम का जो है हम मतलब मास नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो क्लोरीन के जो दोनों आइसोटॉप जो नेचर के अंदर हम मिलते हैं, उसका मतलब ये क्या है, एवरेज करके क्या है, मास जो है वो मतलब रिजल्ट हमें मतलब ये शो करता है। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आइसोटॉप के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या दी गई है, आइसोटॉप की मतलब जो होते हैं उसका क्या यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various ways. Some of them are, मतलब जो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या सेम होती है, मतलब एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो सेम होगी, और उनका बहुत सारे फील्ड के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और वो कौन कौन से फील्ड हैं, जैसे यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स जो होते हैं उसका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ फ्यूल जो है उसका यूज किया जाता है। दूसरा आइसोटॉप जो है वो कोबाल्ट के आइसोटॉप है। ओके, कोबाल्ट के आइसोटॉप का यूज किसके अंदर किया जाता है, जो कैंसर जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूज है आइसोटॉप का कि जो आइसोटॉप्स जो आयोडीन के जो आइसोटॉप्स होते हैं उसको गॉइटर जो डिजीज होती है ना उसके ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। गॉइटर्स जो होते हैं, हमारा जो थ्रोट होता है, जो हमारा गला होता है, उसके अंदर ये वाली डिजीज होती है जिसके अंदर हमारे गले में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये जो बीमारी होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन का आइसोटॉप जो होते हैं वो उसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ही आपका यहाँ पे आइसोटॉप वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब हम यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के आइसोटॉप को पिक्चर से बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ये आपको तीन पिक्चर्स दिखाई है हाइड्रोजन के आइसोटॉप की। ओके, ये वाला जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है उसको प्रोटियम कहते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम कहेंगे और इसको ट्राइटियम कहेंगे। ओके, तो जो प्रोटियम जो होता है उसमें अब आप इन तीनों के अंदर जब कंपैरिजन करोगे ना तो तीनों में देखोगे कि इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है। क्लियर? और इसके अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या है, एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ओके, अब आप जब न्यूट्रॉन देखेंगे तो जो इसमें जब आप प्रोटियम में देखेंगे तो इसमें कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। ओके, तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो कितना है, 0 है। अब आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो 1 है और इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, 2 है। ओके, तो ये 2 है। ओके, तो इस तरीके से जब आप इन तीनों आइसोटॉप की कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा मतलब इनके अंदर तीनों के अंदर क्या है, प्रोटॉन का जो नंबर है वो है क्या है, सेम है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो इनका जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो इन तीनों के अंदर क्या है, सेम है। लेकिन इनके अंदर क्या है कि न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। और जो किसी भी न्यूट्रॉन का नंबर यदि अलग अलग होता है, यदि किसी भी एक एलिमेंट के तीनों एटम के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होगा तो उनका जो मास नंबर जो होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इसका जो मास होगा इसके अंदर कितना होगा, 1। और इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, 1, और प्रोटॉन का नंबर कितना है, 1। तो इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम जब इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसके अंदर प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो कुल मिला के इसके अंदर जो न्यूट्रॉन मतलब इसका जो मास जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका जो था वो 1 था। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका जो मास है वो 1 है। तो आप तीनों की जब कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो तीनों में इनको देखेंगे कि इसके अंदर तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। मतलब एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब तीनों में प्रोटॉन का नंबर सेम है, लेकिन इनके जो एटॉमिक मास जो है वो तीनों के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो ऐसे ही एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है कार्बन। अब जो कार्बन जो होता है उसके भी 3 आइसोटॉप होते हैं। ओके, तो आपकी बुक के अंदर 2 मेंशन किए गए हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ओके, तो आपको कार्बन 13 नहीं करना है तो भी चलेगा, लेकिन जो कार्बन जो होते हैं वो 3 आइसोटॉप की फॉर्म में क्या होते हैं, नेचर के अंदर हमें मिलते हैं। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इन तीनों के अंदर क्या है, जो प्रोटॉन्स जो हैं उनका नंबर तीनों के अंदर कितना है, 6 है। ओके, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है तीनों के अंदर। लेकिन जो न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो तीनों के अंदर अलग अलग है। इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। ओके, तो मतलब कुल मिला के इनके अंदर प्रोटॉन का नंबर अगर सेम है तो उनका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर्स जो है वो क्या है, मतलब सेम है। लेकिन इनके अंदर जब हम मास नंबर को देखते हैं तो मास नंबर जो होता है वो डिफर हो जाता है, क्योंकि इन तीनों के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होने से। ओके, तो इसका जो मतलब इसका जब हम मास नंबर निकालते हैं तो 6 और 6 को 12 कर तो इसका 12 आता है, इसका 13 आएगा, इसका 14 आएगा। तो मतलब हम देखेंगे कि का एलिमेंट एक है लेकिन इनके जो डिफरेंट एटम्स जो हैं उसके अंदर उनका मास नंबर जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। इसीलिए इसको इनको आइसोटॉप के बेस के ऊपर ही कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आपकी बुक के अंदर एक और एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरीन का। और ठीक है ना, इसके क्लोरीन के भी क्या होते हैं, 2 आइसोटॉप होते हैं। एक 17 क्लोरीन 35 होता है और दूसरा मिलता है हमें 17 क्लोरीन 37 मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अबाउट 75% ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोरीन 35 और 25% ऑफ क्लोरीन 37। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेचर जो होता है ना उसके अंदर क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, लेकिन जो क्लोरीन 35 ये वाला जो क्लोरीन 35 है वो कितने परसेंट है, 75% है। लेकिन जो क्लोरीन 37 है ये वाला वो कितने परसेंट है, 25% है। तो मतलब 3:1 के रेशियो के अंदर ये नेचर के अंदर मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये आइसोटॉप कैसे हुए दोनों। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे तो इसके अंदर 17 प्रोटोन है और इसके अंदर भी 17 प्रोटॉन्स है। ओके, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के इनका जो एटॉम प्रोटॉन का नंबर सेम है, तो कुल मिला के इनका जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो भी क्या हो गया, दोनों का सेम है। ओके, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन इन दोनों में न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट मतलब अलग है। इसमें 18 न्यूट्रॉन्स है, इसमें
20 न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन के नंबर्स मतलब चेंज होते ही क्या होता है, इनका मास जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो मास नंबर्स जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है। तो जब 17 और 18 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, और इसके अंदर कितना, आप 17 और 20 को कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 37। तो इस तरीके से मतलब क्या हो गया कि ये क्लोरीन के दो एटम हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, और मास नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोटॉप्स होते क्यों हैं। वो मेनली न्यूट्रॉन्स का नंबर जो होता है वो दो एटम के अंदर यदि अलग अलग होता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, आइसोटॉप्स बनते हैं। लेकिन आइसोटॉप्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही एलिमेंट जो होता है उसकी इसके ही दो डिफरेंट एटम हो सकते हैं। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं आइसोटॉप। ओके, तो आपको यहाँ पे जो आइसोटॉप का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस पार्ट के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much.